भारत भाग्य विधाता, जय हे। 3 पाक सरजमीन शादबाद, God save our gracious King। 17 साल की एज में इतनी सारी चीजें कर रहा है। अब यकीन करें कि मुझे लिखना पड़ा कि ये बच्चा करता क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। ये एक 17 साल के बच्चे हैं। O2 में अभी ये स्टडी कर रहा है बच्चा। और जब मैं इस बच्चे से आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आई एम श्योर जिस तरह मैं एक शॉक में आ गया इसके टैलेंट और इसके स्किल्स को देख के, आप लोग भी उसी तरह से एक शॉक में आएंगे। लेकिन शॉक में आने के साथ साथ हमें एक इंस्पायरेशन लेनी चाहिए इस तरह के यंग बच्चों से। और सबसे पहले तो मैं इसके पेरेंट्स को जो है ना सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से ये बच्चा जो है 17 साल की एज में इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। अब यकीन करें कि मुझे लिखना पड़ा कि ये बच्चा करता क्या क्या है। 20 से ज़्यादा मुल्कों के नेशनल एंथम इस बच्चे को याद हैं। पाकिस्तानी बच्चा है, लाहौर में रहता है, हिंदी पढ़ भी लेता है, हिंदी लिख भी लेता है। इंडिया का नेशनल एंथम भी इस बच्चे को आता है। उसके अलावा इसकी जो टाइपिंग स्पीड है कीबोर्ड के ऊपर, दैट इज़ बिटवीन 80 to 90 वर्ड्स पर मिनट, विच इज़ अमेजिंग। एक प्रोफेशनल की स्पीड होती है ये, ठीक है। ये 17 साल के बच्चे की ये स्पीड है। उसके अलावा रूबिक क्यूब्स जो हैं उसमें भी इसका अपने ही रिकॉर्ड्स को ये बार बार ब्रेक करता है। 16 सेकंड से लेके 20-22 सेकंड के बीच में ये उसको जो है यूज़ करता है। ये मुख्तलिफ तरह के मेरे टेबल पे रखे भी हुए हैं। 12-13 की एवरेज है। कितनी है जी? 12 to 13 की एवरेज है जी, बिल्कुल 12 to 13 सेकंड की इसकी एवरेज है। मुख्तलिफ तरह के इसने ये रखे हुए हैं यहाँ पे क्यूब्स, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा जगलिंग भी करता है ये बच्चा, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। तो इससे आपकी मुलाकात करवाता हूँ और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतने सारी चीज़ें ये कैसे सीखता है, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से ये जो टैलेंट सीख रहा है। आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब हसन सज्जाद से। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो जी, अल्लाह का शुक्र। बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बने। और मैंने आपको जो है आपके स्कूल में देखा था ये फ़न के साथ प्ले करते हुए, तो आई जस्ट थॉट कि आपको यहाँ पे बुलाया जाए और आपकी स्टोरी जो है और आपको जो टैलेंट है ये हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये खान साहब वाला घबराना नहीं है, ये दूसरे वाला घबराना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। आपका जितना टैलेंट है इंशाल्लाह इस कैमरे और इस माइक के थ्रू जो है वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बेटा अभी आप कर क्या रहे हो? क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हो अभी? ओ लेवल्स कर रहे हो अभी O3 में रिसेंटली प्रमोट हुआ हूँ। ठीक है। और आपकी जो स्टडीज़ हैं उन पे कितना फोकस है आपका इस वक्त? मैं अपनी स्टडीज़ को और इन चीज़ों को बैलेंस करके चलता हूँ। लाइक इतना स्टडीज़ पे इतना ज़्यादा नहीं मैं पढ़ता कि लाइक नर्ड की तरह के वो हर वक्त पढ़ते ही रहे। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट है ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में? है। तो अगर बेटा नंबर नहीं आए तो आप तो हज़ारों रुपीस की फ़ी जाती है आपकी ओ लेवल की, तो एंड पे पता चले यही खेलते रहे हो और उधर जो है आप फेल हो गए हो। नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमें लगता कोई गायब भी इलम आ रहा है ताड़े लो हैं। ऐसे नहीं हो जाएगा। ओ लेवल इज़ अ वेरी वेरी टफ डोमेन, इसमें आम बच्चा तो चल भी नहीं सकता। तो अभी तक मेरे साथ ये होता है, लाइक मैं एक टाइम में एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। फॉर एग्जांपल कभी कभी होगा कि मैं स्टडी ज़्यादा कर लूँगा और ये चीज़ें मैं छोड़ दूँगा। कभी कभी होगा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँगा और मैं ये काम मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये बैलेंस कैसे होती हैं फिर चीज़ें आपकी? ये मैं एक वक्त में एक काम करता हूँ। मैं मसलन एक कर रहा हूँ और दूसरी चीज़ें बिल्कुल मैंने छोड़ दी हैं। ठीक है। एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस होता है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताओ हसन कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर पे गेमें खेलते हैं, मोबाइल पे वीडियोस देख ली, मोबाइल पे गेमें खेल ली, क्रिकेट खेल ली, इस तरह की चीज़ें। तो आपने इस टाइप की ये जो स्पोर्ट है जिसका पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है और ना ही इसको प्रमोट किया जाता है, आपका रुझान ये ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आपने कहा कि 20 नेशनल एंथम डिफरेंट कंट्रीज़ के आपने सीखे हैं, क्या उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? ये ना लाइक 2013 या 14 के राउंड की बात है कि ना जब मैं लाइक पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच आना था, तो मुझे उस वक्त इतना नेशनल एंथम्स का आइडिया नहीं था। तो मैच से पहले नेशनल एंथम्स प्ले होते हैं कंट्रीज़ के, तो वहाँ से मैंने इंडिया का नेशनल एंथम सुना था और
मुझे अच्छा भी लगा, तो मैंने वो उस वक्त आप कितने साल के थे जब आपने पहला नेशनल एंथम याद किया अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान? 8 साल तकरीबन। 8 साल का, अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आपसे पहले ज़रा पाकिस्तान का नेशनल एंथम मुझे सुना दो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पाक सरज़मीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद। परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया खुदाए जुल जलाल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे यार, आपकी माशाल्लाह आवाज़ भी प्यारी है। अभी एक दो मुझे और सुना दो, इंडिया का सुना दो। इंडिया का नेशनल एंथम जो है, हमारे हमसाया मुल्क भी है और आपको हिंदी लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, तो नेशनल एंथम ज़रा उनका सुना दो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आते हैं? अरबिक किसी कंट्री का आता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का सुनाएं जी, सऊदी अरब का। सारिई लिल मज्द वल आलिया, मज्दी लिखालिक़ अस्समा, वरफ़अल ख़फ़ाक़ अख़ज़र यहमिलु नूरल मुसत्तर, रद्दिदी अल्लाहु अकबर या मौतिनी मौतिनी, क़द इश्त फ़ख़्रल मुस्लिमीन, आशल मलिक लिल अलम वल वतन। वेरी नाइस, नाइस। आपने एक्सेंट भी पूरा वो पकड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा किन किन कंट्रीज़ के आते हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ के भी आते हैं, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा। और तो ये सारे जब आपने सीखे, इसके पीछे मोटिवेशन यही थी कि जो मैच से आपने बोला, मैच से इंस्पायर होके ये? लाइक इंटरनेट पे मैंने सर्च किया ना, सबसे पहले तो इंडिया का नेशनल एंथम मैंने सीखा। सही। तो जब वो यूट्यूब वीडियो थी ना, तो सबटाइटल मतलब वो नीचे चल रहे होते हैं ना, वो हिंदी में चल रहे होते थे, तो उससे मुझे मोटिवेशन आई कि हिंदी मैंने रीड और राइट सीखना है। तो अभी क्या लेवल है आपका हिंदी का, जो है प्रो है या बेसिक लेवल? लाइक जो उर्दू की रीडिंग की स्पीड है ना मेरी, नॉर्मल जितनी सबकी होती है, मेरी हिंदी ज़रा थोड़ी सी उससे स्लो है, बट मतलब एक अच्छे लेवल पे आप रीड कर सकते हैं और लिख भी लेते हैं। और लिखना तो बहुत डिफिकल्ट है, उनका तो जो लेटर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है, राइटिंग सिस्टम उनका टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब मुझे कोई इंग्लिश कंट्री का सुना दो किसी नेशनल एंथम। इंग्लैंड का, ठीक है। इंग्लैंड के जो क्वीन की डेथ हुई थी ना, लाइक इंग्लैंड का नेशनल एंथम ना क्वीन और किंग के बारे में ठीक होता रहता है, तो जब अगर क्वीन की डेथ हो जाए तो किंग, वरना क्वीन एटसेट्रा, ठीक है। God save our gracious King, long live our noble King. God save the King, send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं अगली जो आपका मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कहा जी कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है, टाइपिंग स्पीड जो होती है, वो
समवेयर बिटवीन 80 to 90 वर्ड्स है। ये तो बड़ी प्रो लेवल की है, क्योंकि यूजली जो होती है 40 से 60 वर्ड्स होते हैं। तो इसको आपने किस तरह से प्रैक्टिस किया? ये ना जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरे मामू थे, वो टाइपिंग करते थे। तो बचपन में मैंने उन्हें देखा था टाइपिंग करते हुए। एक दिन वो लाहौर आए, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने कैसे सीखी, तो उन्होंने मुझे टाइपिंग मास्टर 10 एक सॉफ्टवेयर था उस टाइम, वो इंस्टॉल, वो हमने वहाँ उससे मैंने सीख ली। ठीक है। अब इसमें यूजली ये होता है कि अब जैसा मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वैसे टाइप कर रहा हूँ कुछ विदाउट देखे तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ को देख के पढ़ के उसको टाइप करना हो तो उसमें मेरी स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, और ये मुझे बड़ी जिसने इम्प्रेस किया था, वो है जो आप कैलेंडर के साथ खेलते हो। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि इस बच्चे को कोई भी डेट ऑफ बर्थ अगर बताई जाए तो ये उसका एग्जैक्ट डे बता देगा आपको कि किस दिन है। मिसाल के तौर पे आप जुमे को पैदा हुए, आप हफ्ते को पैदा हुए, आप सिर्फ अपनी इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो उसके अगेंस्ट ये बच्चा जो है आपको आपका डे बता देगा। तो मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ आपको बताना चाहूँगा। अपनी मैं वैसे क्यों बता रहा हूँ, चलो एक रैंडम बता देता हूँ और उसको मैं जो है कैलेंडर से देख लेता हूँ। आप कर लें जिसको 1 अगस्त 1984। वेंसडे। अब आपने इतनी क्विकली बता दिया कि मुझे तो यहाँ से निकालना पड़ेगा अभी। 1984। ठीक है जी, 1984 पे सबसे पहले तो मुझे जाना होगा। आप 2 जैन ये सही था 1984 वाली डेट, 1 अगस्त। वो मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो आ रहा है ना, मैं रैंडमली कैलकुलेटर खोल के उससे देखता जाऊँगा। 2 जैन 2016 क्या दिन बनता है जी? सैटरडे। अमेजिंग, ये आप देख सकते हैं जी यहाँ पे। अच्छा जी, आगे मैं आपसे 2-4 डेटें और पूछ लेता हूँ। अब हम चलते हैं जनाब 7 जून 2007। थर्सडे आई थिंक। अमेजिंग, थर्सडे जी। 1-2 नंबर में आपसे और पूछ लेता हूँ जनाब, थोड़ा सा हम ज़रा पीछे जाते हैं ताकि ना कोई लंबी डेट आपसे पूछी जाए। 31 जैन 1990। आई थिंक वेंसडे। ओह अमेजिंग, वेंसडे जी बिल्कुल। अब बेटा ये बताएं कि ये जो आप सारे नंबर्स करते हैं इतनी क्विकली, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है डे, एक आता है मंथ और एक आता है ईयर। इन सारों को आप किस तरह से देखते हो? अगर कोई हमारा सुनने वाला, कोई जानने वाला, कोई सीखना चाहे इसको, तो इसके पीछे क्या कोई ट्रिक है? याद तो नहीं हो सकती इतनी सारी चीज़ें? याद तो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। इसमें आपको एक तो आपको पता होना चाहिए ना, लाइक मंथ और डे का डेट और मंथ का सीक्वेंस सिमिलर। कैसे, इसकी क्या फॉर्मूला क्या है? हर ईयर डिफरेंट डे से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 2023 संडे से स्टार्ट हुआ है। ओके। और 2022 फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो अगर आपको पता है ना कि अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं कि ईयर एक स्पेसिफिक कोड होता है हर ईयर का, इसको डूम्सडे एल्गोरिथम कहते हैं। डूम्सडे एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें होता है कि जो फरवरी का लास्ट डे है ना, उसको वो डूम्सडे कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 28 फरवरी 2023 ट्यूसडे था, लेकिन 2024 लीप ईयर है तो फरवरी का लास्ट डे थर्सडे है। ठीक है। तो इसको याद कैसे करें? मतलब 12 महीने हैं, तो 30 दिन हर सेंचुरी का एक कोड होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 2000 का 2 है, क्योंकि 29 फरवरी 2000 को ट्यूसडे था। ट्यूसडे सेकंड डे ऑफ द वीक है। ठीक है। तो अगर पता है ना 2000 का 2 है, अब 1900 का 3 है। ठीक है, क्योंकि वेंसडे है उस डेट को। हर मंथ में एक डूम्सडे होता है। ठीक है। अब जो 4th of the 4th है 4th अप्रैल, 6th of the 6th 6 जून, 8th of the 8th, 10th of the 10th और 12th of the 12th। ठीक है। ये सारे इवन नंबर्स ये सेम डे को होते हैं हर ईयर में। लाइक अगर 10th अक्टूबर को मंडे है ना किसी ईयर में, तो 4th अप्रैल को भी मंडे ही होगा। ओके ओके। तो अगर आपको इतना, और ऑड मंथ्स में ये है कि 9th of the 5th और 5th of the 9th ये सेम डे होंगे। ठीक है। और 7/11 और 11/7 ये सेम डे होंगे। अब मार्च, फरवरी और जनवरी रह गए। मार्च में 14 मार्च और
जनवरी और फरवरी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि लीप ईयर प्रॉब्लम आ जाती है, वो ज़रा वेरी करता है कि ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो अगर लीप ईयर है तो 4 जनवरी, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 3 जनवरी। सही। और फरवरी का ये है कि फरवरी का लास्ट डे 29 होगा या 28 होगा। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, इसकी इतना आसान नहीं है। ये प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नंबर्स पे, जिस समय देखा कि फ़ौरन मेरे बताने से पहले ही आपने उसको बता दिया, कुछ नंबर्स पे आपको सोचना पड़ा। तो ये सोचना जिन नंबर्स पे पड़ता है उसकी क्या वजह है? उसमें कुछ डेट्स ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस के साथ मुमकिन है कि मतलब कोई भी सीखना चाहे तो बआसानी सीखा जा सकता है? बआसानी सीख सकते हैं। ठीक हो गया। वैसे आपस की बात है, मेरे पल्ले कख नहीं पड़ा बच्चे ने क्या बताया है, बस इतना पता है कि डेट्स इसने एक्यूरेट बताई हैं, उसके लिए भी मैंने कैलेंडर ओपन कर लिया है ताकि किसी किस्म का हमें डाउट ना रहे। तो पहली डेट तो बल्कि इसने मेरे कैलेंडर पे पहुंचने से पहले ही बता दी। तो अब अगली चीज़ जो आपकी है जिसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो है जनाब आपकी रूबिक क्यूब्स। ठीक है, इस पे आपके अपना ही रिकॉर्ड आप बार बार तोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ आपने दिए हैं, तो मैं इनको जो है अपने हिसाब से थोड़ा ज़रा शफल कर देता हूँ ताकि आपके पास कोई रूम नहीं रहे। एक तो जनाब ये मैंने करके रख दिया, ये आप देख लें जी, सबके कलर इतने ज़्यादा हो गए ना एंज, ये देख लें अब आप, कलर इसके हो गए चेंज जनाब। अब इसके भी मैं थोड़े से चेंज कर देता हूँ ताकि बच्चे के पास कोई रूम नहीं रहे प्ले करने का। मुझसे तो वैसे ही नहीं हो रहा, सही तरह मिक्स आप करें भाई, सही, बल्कि मिक्स भी आप खुद ही करें। वो बच्चे ने खुद ही कह दिया जी मेरे से मिक्स ही नहीं हो रहा। जिसका काम उसी को साजे। हाँ बस सही है, बस ठीक है, यहीं पे रोक दें आप, बस ओके हो गया। अब आप ये देख लें जनाब, ये इसकी मैं आपको चारों साइड्स दिखा देता हूँ। किसी किस्म की इस पे कोई नंबर सेम नहीं है। ठीक है जी, इसको भी आप कर दें जनाब। ये आप करें, उनसे फिर नहीं होना सही, आप ही करके दें हमें अच्छे से। चलें, अब इसको जनाब मैं अपने पास जो है स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ और देखते हैं कि पहले बेटा आप ये वाला करें। ठीक है, जब मैं 3 बोलूँगा 3 पे आपने स्टार्ट करना है। 1 2 3 स्टॉप। 5.59 सेकेंड्स, वेरी नाइस, अमेजिंग। ये 2x2 का है जनाब। ठीक है, चलें जी, अब आ जाता है आपके पास ये बड़े वाला 4x4 आ जाता है। 3x3 पहले कर लेते हैं। चलें, पहले जी हम ये 3x3 कर लेते हैं। ऑन अ काउंट ऑफ 3 यू विल स्टार्ट। 1 2 3 स्टॉप। 17.09 सेकेंड्स, वेरी नाइस। चलें जी, लास्ट वाला कर लेते हैं अभी। ऑन अ काउंट ऑफ 3 एक मिनट रुक जाए। 1 2 3 नर्वस हुआ है बच्चा थोड़ा, कैमरे का प्रेशर। ये ज़रा मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब करें, आराम से करें। ये बड़े वाला भी है डेफिनेटली। फंसा लिया बच्चे को हमने।
हो गया जनाब ये भी। वेरी नाइस। टाइम है जी 1 मिनट 53 सेकेंड्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड था ये डेफिनेटली, लेकिन बाकी दो में तो अमेजिंग रिजल्ट जनाब, अमेजिंग रिजल्ट। मेरा ख्याल है जितने इसने 8 से 10 सेकंड में जो किया है, मैं तो 8 से 10 मिनट क्या महीना लग जाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये। तो ये एक टैलेंट है जी। 17 सेकंड्स बहुत स्लो है मेरे लिए। अच्छा, स्लो है आपके लिए? लाइक मेरी 12-13 की एवरेज है ना। एक दफ़ा दोबारा ट्राई मारना चाहोगे? जी मारो ट्राई दोबारा, चले कोई बात नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कैमरे से आपने रिलैक्स रहना। ऑन अकाउंट ऑफ 3, 1 2 3। स्टॉप। ओह अमेजिंग, 13.6 सेकेंड जी। वेरी नाइस। चलें जी, अभी हम मूव करते हैं आपके फाइनल ट्रिक की तरफ। जैगलिंग भी आप करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतनी सारी चीज़ें आप ये कर रहे हो, मोस्टली क्या होता है कि कोई भी अगर टैलेंटेड बच्चा है या कोई भी बड़ा भी अगर टैलेंट को सीखना चाहता है, तो मोस्टली वो एक ही डोमेन में रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर जो है इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा होता है। लेकिन आपने ये जितने टैलेंट है सारे तकरीबन एक डोमेन से दूसरी डोमेन की तरफ अगर देखें तो डिफरेंट हैं। तो क्या इसके पीछे को मोटिवेशन क्या है, क्या रीज़न है कि डिफरेंट चीज़ें आप सीख रहे हो और बिल्कुल ही एक यूनिक आइडिया के ऊपर जाते हो? ये ना लाइक मेरे साथ होता ही है कि जब मैं कोई चीज़ देख लेता हूँ ना कि कोई स्किल कोई इम्प्रेसिव लगता है, तो वो मैं लर्न करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाता है। वेरी नाइस। तो आजकल नई चीज़ क्या सीख रहे हो? आजकल तो कुछ खास नहीं हो रहा। खास नहीं हो रहा, जो चीज़ें सीखी बस उन्हीं पे लगे हुए हो। होने पे लगा। चलें, वेरी नाइस ही। आप एक ब्रिलियंट चाइल्ड हैं डेफिनेटली। अल्लाह ताला ने आपको जो है जिन सलाहियतों से नवाजा है, तो इनको कंटिन्यू कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। एक चीज़ का मैं आपको बल्कि फ़ीडबैक देना चाहूँगा, जो मैं आपको नीचे भी कह रहा था, जो दिखता है वो बिकता है। आपका स्किल बहुत अमेजिंग है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो, ठीक है? और ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, और दिखाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिखाना भी शुरू करो, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा सा ज़रा सेटअप चेंज करते हैं, तो आपको जगलिंग भी आपके देखते हैं कि वो आप किस तरह से करते हैं। हसन, बहुत शुक्रिया बच्चे आपका। बड़ा मज़ा आया मुझे, और जो आपके पास टैलेंट है ये जेन्युइनली एक गॉड गिफ्टेड चीज़ ही होती है। क्योंकि एक बच्चा जब खुद से बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में हर्डल आती है, उसके पेरेंट्स की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। लेकिन यू आर लकी इनफ कि आपके पेरेंट्स जो हैं, ख़ास तौर पे आपके फादर आपको खुद लेके आए, ऑफिस से छुट्टी लेके आपको लेके आए, तो आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पास टैलेंट है ना बेटा, इसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है? इसको बड़ी स्टेज पे दिखाने की कोशिश करें। मैं आज आपको इसी वजह से अपनी पॉडकास्ट में बिठाया, हालांकि हमारा ये फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन मुझे एक टैलेंट नज़र आया, तो मेरे दिल ने ये कहा कि इस बच्चे को यहाँ पे बिठाना चाहिए। जितने भी लोग इंशाल्लाह देखेंगे इसको, तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। अब आपने इसको मज़ीद निखारना है, अपने स्किल्स को, और बड़ी स्टेज पे लेके जाएं इसको, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ना, ठीक है? तो इस चीज़ का जो है आप ख़ास ख्याल रखें कि जो भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, उसको आगे सिखाना भी शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? जैसा आपने बहन भाइयों को सिखा रहे हैं, दोस्तों को सिखाना शुरू करें। तो मैंने किया है, काफ़ी रूबिक्स क्यूब मैंने सिखाया है। बिल्कुल, जितना आप ज़्यादा सिखाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको खुद आपकी जो है ना वो रिहर्सल की चीज़ें पक्की होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया बच्चे आपका, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर आपको एक नए टैलेंट के साथ में बुलाऊंगा, ठीक है जी? आप लोग भी जी इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक 17 साल का बच्चा
ओ लेवल की इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहा है और उसके साथ साथ आप देखिए किस किस्म के इसके पास स्किल्स हैं। आजकल जो है हम नाच गाने को तो बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन इस किस्म का जो टैलेंट है जो कि जेन्युइनली एक एजुकेशन बेस्ड टैलेंट, अब जिस बच्चे ने जो ये डेट्स वाली बात जो अभी हमें बताया है और जो इसने सारी चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरह से ये कर सकता है, ये एक मामूली चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास टैलेंट होता है, लेकिन मोस्टली बच्चों के पास एक डोमेन में टैलेंट हासिल कर लेंगे, लेकिन इस तरह अक्रॉस डिफरेंट डोमेन जाके, मल्टी डायमेंशनल डोमेन्स के अंदर जाके नॉलेज हासिल करना और उसकी पीक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन का फैक्टर जो है वो लाजमी आगे तक पहुंचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।